तो आज बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की किताब रिच डैड पुअर डैड की। मतलब ये दो पिता, दो बिल्कुल अलग नजरिए पैसे को लेकर, इसी पर पूरी कहानी है। हाँ। हमारे पास ना इस किताब की एक समीक्षा है, रिच डैड पुअर डैड, वित्तीय शिक्षा का मार्ग। उसके कुछ अंश हैं। तो आज इसी के जरिए इस किताब के आइडियाज को समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये कहानी असल में क्योसाकी के अपने अनुभवों पर है। एक तरफ उनके अपने पिता, जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं, पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में, और उनका मानना था कि भाई मेहनत करो, पैसा बचाओ, नौकरी की सुरक्षा देखो। हम्म। और दूसरी तरफ उनके दोस्त के पिता, यानी रिच डैड, वो कम पढ़े लिखे थे पर व्यवसायी थे। उनकी सोच एकदम उल्टी थी कि पैसा आपके लिए काम करे, निवेश करो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। हम्म। यहीं से मतलब वो वित्तीय शिक्षा और संपत्ति बनाने वाली सोच का जो बीज है वो पड़ता है। और एक एक जो बात सोर्स में भी हाईलाइट की गई है वो ये कि कियोसाकी का शायद सबसे बड़ा क्या कहते हैं धमाका ये था कि आपका घर आपकी संपत्ति नहीं हो सकता। मतलब उस टाइम की सोच के बिल्कुल खिलाफ। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वो रिच डैड और पुअर डैड की सोच का फर्क साफ दिखता है। पुअर डैड के लिए तो शायद घर ही सबसे बड़ा एसेट था, पर रिच डैड के नजरिए से अगर कोई चीज आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, जैसे घर का लोन, उसका मेंटेनेंस वगैरह, तो वो संपत्ति कैसे हुई? वो तो देनदारी है, लायबिलिटी। अच्छा। संपत्ति यानी एसेट वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। और सोर्स बताता है कि कियोसाकी की ये जो एसेट और लायबिलिटी की परिभाषा है ना, इस पर आज भी फाइनेंशियल वर्ल्ड में बहस होती है। तो मतलब मेन आइडिया ये हुआ कि सिर्फ ज्यादा कमाने पर फोकस मत करो, बल्कि ऐसी चीजें बनाओ, ऐसी संपत्तियां बनाओ जो आपको लगातार पैसा देती रहें। कैश फ्लो जिसे कहते हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। जैसे रियल एस्टेट हो गया, स्टॉक्स हो गए, कोई अपना बिजनेस हो गया, मतलब कुछ भी जो आपको पैसिव इनकम दे। कियोसाकी इसी को कहते हैं पैसे से अपने लिए काम करवाना। और सोर्स इसी इसी माइंडसेट शिफ्ट को किताब का कोर मैसेज मानता है कि वो जॉब सिक्योरिटी वाली सोच से निकलकर एसेट ओनरशिप वाली सोच अपनाओ। हम्म। और इसी से जुड़ा है वो रैट रेस वाला कॉन्सेप्ट, चूहा दौड़। समीक्षा में भी है कि लेखक इसके खिलाफ आगाह करते हैं कि वो चक्कर है, ज्यादा कमाओ, ज्यादा खर्च करो और कर्ज में फंसे रहो। बिल्कुल। और सोर्स इसको ऐसे दिखाता है कि देखो, असली आज़ादी सिर्फ ज़्यादा सैलरी से नहीं आती, वो आती है इस रैट रेस से बाहर निकलने से, फाइनेंशियल फ्रीडम पाने से। रिच डैड ने क्योसाकी को यही सिखाया कि कैसे वो पारंपरिक 9 से 5 वाली नौकरी के बजाय अपना बिजनेस खड़ा करना और थोड़ा कैलकुलेटेड रिस्क लेना आपको वेल्थ क्रिएशन की तरफ ले जा सकता है। लेकिन सोर्स सिर्फ तारीफ नहीं करता, कुछ सवाल भी उठाता है। जैसे ये सब सुनने में जितना सिंपल लगता है, क्या उतना है? हाँ, ये बात भी समीक्षा में साफ कही गई है। मतलब किताब का स्टाइल बड़ा बातचीत वाला है, कहानी जैसा, तो पढ़ने में आसान लगती है। पर उसमें वो प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस की थोड़ी कमी लगती है। माइंडसेट बदलने पर जोर तो बहुत है, पर वो ठोस सलाह वो थोड़ी कम है। और असल दुनिया में निवेश शायद ज्यादा पेचीदा है, क्यों? सोच तो यही इशारा करता है। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कियोसाकी के कुछ विचारों से, खासकर कर्ज लेने और रियल एस्टेट निवेश को लेकर, सहमत नहीं है। यहाँ तक कि समीक्षा में ये भी लिखा है कि रिच डैड असल में कौन थे, उनकी पहचान को लेकर भी सवाल उठे हैं। अच्छा, तो फिर इन सब का निचोड़ क्या निकालें? सोर्स के हिसाब से ये किताब कोई डिटेल्ड इन्वेस्टमेंट मैनुअल नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी किताब है जो पैसे को लेकर आपकी पूरी सोच बदल सकती है। एक तरह से माइंडसेट शिफ्टर है। उनको चैलेंज करती हैं और ये सोचने पे मजबूर करती है कि सिर्फ बचत करने और नौकरी करने के अलावा भी धन बनाने के रास्ते हैं, रणनीतियां हैं। तो अगर कोई अपने फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर रहा है, उसके लिए ये एक बहुत अच्छी मोटिवेशनल किताब हो सकती है, एक स्टार्ट पॉइंट। तो कुल मिलाकर माइंडसेट चेंज और पहला कदम बढ़ाने के लिए बढ़िया किताब है। हाँ, लेकिन जैसा सोर्स ने भी कहा, अगर आपको गहरी टेक्निकल इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज समझनी है, तो इसके बाद आपको और स्पेसिफिक रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। और यहीं पर ना एक सोचने वाली बात आती है कि ठीक है, इस किताब से माइंडसेट वाले सबक ले लिए, पर उसके बाद असल में किस तरह का ठोस फाइनेंशियल ज्ञान या स्किल किसी को सीखना चाहिए, ये एक अहम सवाल है जिस पर विचार किया जा सकता है।